नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के जो स्क्रूटनिंग फॉर्म है वो 9 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात करेंगे कि आपको प्रपत्र किस प्रकार से तैयार करवाने हैं, कौन कौन से कैसे करवाने हैं, परीक्षा फॉर्म किस प्रकार से तैयार करवाना है और उसके अलावा अटेंशन फॉर्म आपको किस प्रकार से तैयार करना है, किन किन प्रपत्रों पर गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। ठीक है। और इन प्रपत्रों को तैयार करने के बाद में जो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको किस प्रकार से रेडी रखने हैं। इनको सभी को रेडी रखने के बाद में आपको जो एसएसओ आईडी के माध्यम से जो लिंक एक्टिवेटेड किया गया है वो ऑनलाइन आपको किस प्रकार से भरना है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, सस्पेंसेज है, वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आपके जो भी सस्पेंसेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अनावश्यक किसी दूसरे वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जो भी साथी है वो अगर अपने लैपटॉप से अपने या अपने पीसी से अगर खुद ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, या जो भी अन्य अभ्यर्थी है वो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन करना है, तो उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं हालांकि मैंने पहले 3 वीडियो बना रखे हैं। फोर्थ ग्रेड के जो आपके प्रपत्र है यानी परिपत्र दे रखे हैं, प्रपत्र 13 दे रखे हैं, जिसमें जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आप उनको तैयार रखें। और फिर उसके बाद में प्रीनिक्षा फॉर्म है उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। और उसके अलावा जो अटेंशन फॉर्म है आपका 2 प्रतियों में तैयार करना है, यानी प्रीनिक्षा फॉर्म भी आपका 2 प्रतियों में तैयार होगा। और उसके अलावा आपका जो अटेंशन फॉर्म है वो भी 2 प्रतियों में तैयार होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद में आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन किस प्रकार से जो आपका स्क्रूटनिंग फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो इसकी 1 बाय 1 प्रोसेस देखेंगे, यानी इसमें 5-6 स्टेप है, वो कैसे आप फिलअप करेंगे। तो आपको इसको अच्छी तरह से देखना है ताकि आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर पाए। और इसके रिगार्डिंग आपको अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, या मुझे आप कॉल करके डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो पहले मैं नंबर नोट करवा रहा हूँ आपको। इन नंबरों पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मेरा नंबर है 9602306391। इन नंबरों पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल आप मुझे दिन में कॉल ना करें क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग रहता है, तो इस कारण से मैं बिजी रहता हूँ। तो आप सुबह या शाम को मेरे को कभी भी कॉल करके जो भी आपकी क्यूरीज है मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं। आप ये सभी प्रपत्र है आपके जो भी प्रपत्र दे रखे हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आप देखना। और उसके अलावा परीक्षा फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है वो भी वीडियो बना रखा है। और अटेंशन फॉर्म आपको किस प्रकार से तैयार करना है वो भी मैंने वीडियो बना रखा है। और चरित्र प्रमाण पत्र है, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र है 2 राजपत्रित अधिकारियों से अलग अलग से आपको तैयार करवाने हैं। और इसके अलावा जो अंतिम संस्थान से आपने रेगुलर पढ़ाई की है, चाहे वो 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे आपने यूजी किया हो, चाहे पीजी किया हो, इसके अलावा चाहे आपने बीएड किया हो या अन्य कोई डिप्लोमा किया हो, तो अंतिम संस्थान से आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना के लाना है। और इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारी से आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी तैयार करवाने हैं। अब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 12th का चरित्र प्रमाण पत्र बना रखा है, आपने बीए रेगुलर किया है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी अभ्यर्थी ने 10वीं क्लास का चरित्र प्रमाण पत्र बना रखा है यानी करेक्टर सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वैकेंसी आपकी 10th पास की है। ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहली प्रोसेस जैसे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेंगे तो आपको किसी ई मित्र पे जाना होगा या किसी साइबर कैफे पे जाना होगा, या आपके पास में अगर किसी फ्रेंड्स के पास में अगर कंप्यूटर है तो आप अपने कंप्यूटर से भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में है तो आपके 400-500 रुपये की बचत हो सकती है, क्योंकि ई मित्र वाले लगभग 400 रुपया ले रहे हैं। और जो भी चार्जेस लगेगा आपका 100 रुपया प्लस प्लस ई मित्र चार्जेज है 10-11 रुपये वो अलग से लगेंगे। तो लगभग एक फॉर्म पे आपके 500 रुपये, 510 रुपये के आसपास एक्सपेंसेस हो रहा है। ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे आप, पहले स्टेज जैसे आप सभी को पता है कि आपके जो भी एसएसओ आईडी है आप सभी को पता है। तो पहले आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करना होगा। एसएसओ आईडी पे आपका जो यूजर नेम है वो आपको फिलअप करना है, फिर आपके जो पासवर्ड है वो फिलअप करने हैं, और फिर कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। जैसे आप फिलअप करेंगे
तो आपका जो SSO ID है वो ओपन हो जाएगा। अगर किसी फ्रेंड को यूजर नेम याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगेट पे जाके आप उनको रिकवर कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपको SSO ID ओपन हो जाएगी। SSO ID ओपन होते ही आपको एक रिक्रूटमेंट पोर्टल मिलेगा, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपको जाना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल को क्लिक करते हैं तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते ही आपको माई रिक्रूटमेंट मिलेगा। होम के आगे माई रिक्रूटमेंट टैब मिल जाएगा, वहाँ आपको क्लिक करना है और उसके आगे आपको जाना है। जाते ही आपको एक स्क्रूटनिंग फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करते ही आपको जो कंडीशन दी जाएगी वहाँ पे आपको एक चेकबॉक्स आएगा, वहाँ उसको टिक कर देना है। टिक करते ही आप नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ते ही एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाएगा, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी कर रखे हैं। तो वो जो PDF है वो आपको उसको क्लिक करना होगा और डाउनलोड करना होगा। ठीक है, यानी उसको डाउनलोड करने के बाद में ही आप आगे प्रोसेस बढ़ सकते हैं, यानी आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे और रीडिंग नहीं करेंगे, रीडिंग करने की कोई वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट वो डाउनलोड करना जरूरी है। तो रीडिंग आपको एक बार अच्छी तरह से मानना है, किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे कैसे जो भी उनकी तैयारियां किस प्रकार से करनी है, वो आप सभी को ध्यान रखना है। तो इंस्ट्रक्शन जैसे आप रीडिंग मान लेते हैं तो आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पे क्लिक करते ही अप्लाई पे चले जाएंगे और नेक्स्ट आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होते ही आपका जो पेज है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। किस प्रकार से ओपन हो जाएगा, यानी मैंने फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो जो भी प्रोसेस आपकी आपको वन बाय वन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसे यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यानी ऑटोमेटिकली, यानी आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो आपका 4th ग्रेड का भर्ती परीक्षा का है तो आपके जो रोल नंबर है यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, यानी मैंने यहाँ पे इनको इरेज कर रखा है और ऑटोमेटिकली आपका जो आवेदन क्रमांक है वो आ जाएगा और मेरिट क्रमांक केवल अंतिम परिणाम हेतु है। तो यहाँ पे स्टार नहीं दे रखा है, यानी जहाँ पे जो स्टार दे रखा है, यानी ये जो स्टार लगा हुआ है उसको फिलअप करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे अपने मेरिट क्रमांक डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद में विज्ञापन संख्या आएगा, विज्ञापन संख्या यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफलाइन के बारे में तो आप लोगों ने भर लिया होगा। ठीक है, मैंने वीडियो बना रखा है किस प्रकार से बनना है, उसको देख सकते हैं, जिसका तीनों वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ। तो विज्ञापन संख्या पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आएगा। पद कोड क्रम संख्या का आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है और पद का नाम आप अगर भरना चाहिए तो भर सकते हैं, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024। ठीक है, भरना चाहिए तो भर दें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है। क्या क्या आएगा, आवेदक का नाम हिंदी में लिखेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड, हिंदी का कीबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उस कीबोर्ड के माध्यम से आप अपना जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आपको लिखना है और फिर आवेदक जो भी कैंडिडेट है उसका नाम अंग्रेजी में फिलअप करना है और पिता का नाम फिर हिंदी में यहाँ पे लिखना है। कीबोर्ड ओपन हो जाएगा तो उसी कीबोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी अक्षर है वो आपको फिलअप करने हैं और पिता का नाम फिर आपको अंग्रेजी में लिखना है और माता का नाम आपको हिंदी में लिखना है कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे जो आवेदक की जन्म तिथि है जो भी है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथियों का आयु, ठीक है, यानी जो विज्ञप्ति आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था 12 दिसंबर 2024 को, उसके बाद में मार्च 25 में और अभी 12 जनवरी 26 को, यानी 3 बार आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया जा चुका है। जिसमें फर्स्ट तो आपका डिटेल वाला डाला गया था और बाद में जो अमेंडमेंट डाले गए थे। तो उस तिथि यानी 1 जनवरी 2026 को कैंडिडेट की 18 वर्ष मिनिमम आयु हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2026 को जिस कैंडिडेट की 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है वो इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य है। तो यहाँ पे जो आपकी आयु आएगी फ्रेंड्स वो बाय डिफॉल्ट आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी कैंडिडेट है, जैसे आप 20 वर्ष के हो रहे हैं या 2 महीने के या 6 दिन के हो रहे हैं, जो भी स्थिति है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है आपको बता देगा। ठीक है, फिर इसमें आपको यहाँ पे आवेदन यहाँ तक बात कर चुके हैं। नागरिकता आएगी भारतीय, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आएगा। आरक्षण वर्ग आपका जो भी आरक्षण वर्ग है वो ऑटोमेटिक इसमें फिलअप रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। और अगर कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आरक्षण वर्ग वाला नहीं आएगा। और निःशक्त जन श्रेणी है, PH कैंडिडेट है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो बाय डिफॉल्ट आएगा, अगर नहीं है तो इसमें लागू नहीं आएगा। और धर्म है, जो भी आपके धर्म है वो ऑटोमेटिक इसमें फिलअप आएंगे। वैवाहिक स्थिति के बारे में बात करिए तो वैवाहिक स्थिति आपकी जो फिर फॉर्म में आपने फिलअप कर रखी है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अगर किसी की चेंजिंग हो चुका है, अगर फॉर्म भरने के बाद में जिसकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ पे चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट अगर अनमेरिड है तो उसको कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं, बाय डिफॉल्ट आएगा। और जो भी ऑप्शन है वो ब्लैंक यानी ब्लैंक रहेंगे। अगर आप मेरिड है तो मेरिड के रूम में आएंगे तो फिर यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी है, पति पत्नी का नाम जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। विवाह की तिथि आपकी जो भी है
इस कैलेंडर के माध्यम से आपको फिलअप करना है। विवाह का स्थान, आपकी शादी कहाँ पे हुई वो यहाँ पे फिलअप करना है। पंजीयन संख्या जो आपने विवाह सर्टिफिकेट बना रखा है वो पंजीयन संख्या आपको फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। एंड 22 जनवरी 2006 से पहले अगर जिनकी शादी हो चुकी है उनको तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं है बनने की, और इसके बाद में जिनकी शादी हुई है उनको विवाह पंजीयन यानी उनके लिए अति आवश्यक है, तो यहाँ पे फिलअप करना होगा। पंजीयन स्थान कहाँ पे है, यानी आपने एसडीएम ऑफिस में करवाया, तहसील ऑफिस में करवाया या कलेक्टर ऑफिस में करवाया, जहाँ भी पंजीयन करवाया वो आ जाएगा। पंजीयन अधिकारी का नाम आ जाएगा, एसडीएम है, तहसीलदार है या जिला कलेक्टर है, वट जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगी, यानी मोबाइल नंबर जो पहले वाले आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो मोबाइल नंबर था वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ईमेल आईडी आपकी जो पुरानी ईमेल आईडी आपने फॉर्म में फिलअप कर रखी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और आधार आईडी आपकी जो पहले आपने भर रखी है वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और अतिरिक्त मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आएगा अनुसूचित क्षेत्र के बारे में पूछेगा। यहाँ पे क्या पूछेगा, अनुसूचित क्षेत्र का विवरण पूछेगा। क्या आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है, टीएसपी एरिया के निवासी है? अगर आप हैं तो यहाँ पे हाँ रहेगा, यानी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अगर आप नॉन टीएसपी के हैं तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहेगा ये। और इसमें नेक्स्ट बता रखा है अनुसूचित क्षेत्र के निवासी है परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदोन्नति चयन चाहते हैं। अगर कोई कैंडिडेट टीएसपी का है, अगर वो अपना चयन नॉन टीएसपी क्षेत्र में चाहता है तो उसको यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन ओपन रहता है, तो उसको यहाँ पे हाँ या ना करना होगा, ठीक है। यानी अगर वो हाँ करता है तो उसका चयन नॉन टीएसपी में किया जाएगा, अगर वो नहीं करता है तो उसको टीएसपी कैटेगरी के अंतर्गत ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है जो भी टीएसपी वाले कैंडिडेट है। फिर यहाँ पे संतान विवरण आपको फिलअप करना है। क्या करना है, संतान विवरण। अगर कोई कैंडिडेट मैरिड है तो अगर उसके कोई संतान है तो यहाँ पे उसको विवरण देना होगा। तो ये कुल संतानों की संख्या आपको बतानी है कि आपकी 1 जून 2002 से पहले आपकी संतानें कितनी है, 1 है, 0 है, 2 है ये, और उसके अलावा 1 जून 2002 के बाद में आपकी कुल संतानें कितनी है, 1 या 0 जो भी स्थिति है टोटल यहाँ पे आ जाएगी। अगर किसी के 2 से अधिक संतानें हैं, ठीक है, अगर वो दूसरा बच्चा अगर जुड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फर्स्ट बच्चा आपका जुड़ा है तो 2 ही काउंट की जाएगी। अगर सेकंड आपका बच्चा जुड़ा होता है, ट्वाइस होता है, ट्वाइन होता है, तो उसको एक ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 से अधिक आपके बच्चे हैं तो आपको राजकीय सेवा में वैलिड नहीं किया जाएगा। और इसमें आपको विवरण देना होगा, यानी 1 जून 2002 से पहले आपके कितने जीवित पुत्र पुत्री है उनका नाम आ जाएगा, 1 या 2 जो भी स्थिति है। यानी 1 जून 2002 से पहले आपके कितने हो सकते चल जाएगा, लेकिन 1 जून 2002 के बाद में आपके 2 ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा होंगे तो आप वैलिड नहीं है। और इसी इनका डीओ भी आ जाएगा जो भी आपके संतानें हैं इस कारण। और इसके अलावा आपके जो 1 जून 2002 के बाद में कितनी संतानें हैं उनका नाम आ जाएगा, उनकी जन्म दिनांक यहाँ पे आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका भूतपूर्व सैनिक के बारे में आएगा। तो भूतपूर्व अगर आप एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने फॉर्म में फिलअप किया है तो उनके लिए उनके यहाँ पे ऑप्शन हाँ आ जाएगा। और जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है यानी बाय डिफॉल्ट आएगा, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं आ जाएगा, एनसीसी का कैंडिडेट है हाँ आएगा, अगर एनसीसी कैंडिडेट नहीं है तो नहीं आएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी आप इस पर प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ आ जाएगा, यानी आप करने को कोई आवश्यकता नहीं, बाय डिफॉल्ट रहेगा। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसके जो डेटा है उस डेटा में यहाँ पे उठा लेगा। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यहाँ पे हाँ आ जाएगा, और उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आ जाएगा। अब सेवारत कर्मचारी के बारे में बात करें यहाँ पे, यानी ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में कर्मचारी कार्यरत है तो यहाँ पे उसका विवरण आ जाएगा। तो सेवारत कर्मचारी के बाद अगर आप राज्य सेवा कर्मचारी हैं, ठीक है, तो नहीं आएगा, यानी फॉर्म में आपने फिलअप किया तो सेम डाटा यहाँ पे आ जाएगा। आप पंचायती राज सार्वजनिक निगम के कर्मचारी है नहीं है, विभागीय कर्मचारी है क्या नहीं है, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, अगर है तो हाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। फिर आपको इसमें पूछेगा कि आपका मूल निवास कहाँ है और जिला कौन सा है, तहसील कौन सा है। तो मूल निवास आपका राजस्थान बताना है, ठीक है। और इसके अलावा जो अन्य स्टेट्स हैं वो उस राज्य का नाम लिख देंगे, और जो जिस राज्य से संबंधित है वो जिला है वो जिला मेंशन करना है, तहसील में मेंशन हो जाएगी। फिर आपका जन्म स्थान के बारे में पूछेगा, ठीक है, जन्म स्थान आपका कहाँ पे हुआ है, जहाँ भी अगर राजस्थान में हुआ है तो आप पे आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको यहाँ पे वैलिड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा अदर स्टेट वालों को। और फिर राजस्थान के किस राज्य में आपका जन्म हुआ है वो जिला आपको जिला मेंशन करना है, और आपकी तहसील कौन सी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, यानी ये आपको फिलअप करना होगा। फिर नेक्स्ट अन्य टिप्पणी आपको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी 500 शब्दों में आप यहाँ पे टिप्पणी दे सकते हैं, कोई कमेंट करना चाहिए, कोई अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जोड़ना चाहिए। फिर आपको पत्राचार का पता देना है, ठीक है। पत्राचार में आपका विलेज है,
आपका पोस्ट कौन सा है, आपका तहसील कौन सा है, जिला कौन सा है, स्टेट कौन सा है, शहर कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, और आपकी जो फ़ोन नंबर है एडिशनल नंबर आपको देना चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फिलअप करना होगा। ये तो पत्राचार का पता आ गया। अब स्थायी पता आएगा, यानी स्थायी पता का मतलब यह है कि आपका जो बोनाफाइड है उसके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस क्या है। और पत्राचार के का मतलब यह है कोरस्पोंडेशन, यानी आप जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या विभाग द्वारा कोई पत्राचार या कोरस्पोंडेशन का कार्य किया जाएगा तो आप किस पते पर मंगवाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके दोनों एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, कई के एड्रेस एक भी हो सकता है, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग फिलअप करें। तो यहाँ पे पंक्ति में आपका जो भी गांव है, आपका पोस्ट है, आपका तहसील आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, आपका जिला आ जाएगा, शहर या गांव नज़दीक कौन सा वो आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएंगे। और इस तरीके से अगर कोई का गांव नहीं, डायरेक्ट सिटी है तो सिटी नाम है, जिले का नाम, जो भी स्थान है आपका, गली मोहल्ला स्ट्रीट जो भी है वो आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, फिर आपको इतनी प्रोसेस करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको आगे बढ़ना होगा। फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। क्या देनी होगी, ये सबसे बड़ा पेचीदा, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इस सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके आवश्यक दस्तावेज हैं उनको अपलोड करना, उनकी फाइलें बनाना, उनकी जो भी केबी और एमबी में यानी उसको अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनेगा, मार्कशीट का, दस्तावेज का, जो भी आपके शपथ पत्र है एक्सेट्रा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे, जिनकी साइज रहेगी आपकी मिनिमम 100 केबी रहेगी और मैक्स टू मैक्स आपका 1500 केबी रहेगा, यानी 1.5 MB तक आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगर फोटो साइन के बारे में बात करें तो फोटो आपका 50 केबी से लेकर 100 केबी के मध्य रहेगा, और साइन है कैंडिडेट के वो 20 केबी से लेकर 50 केबी के मध्य रहेंगे। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो किस प्रकार से आपको फिलअप करनी है। देखिए, अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता रखा है, यानी परीक्षा जो उत्तीर्ण की है, बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा, ऐच्छिक सब्जेक्ट आपके पास कौन से थे, वर्ष किस वर्ष में आपने क्वालिफाई किया है, अनुक्रमांक आप रोल नंबर कितने हैं, फेस डिटेल क्या है, और रिजल्ट टाइप में आप परसेंटेज है, पास है, सीजीपीए है, ग्रेड है, वॉट जो भी है वो। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा इस जगह से, क्योंकि पेज पूरा ओपन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। तो उसके बाद में वो डिटेल मांगी जाएगी। ठीक है, वो डिटेल में उसमें मांगी जाएगी कि आपके टोटल यानी प्राप्तांक कितने हैं, पूर्णांक कितने हैं, कितनी परसेंटेज बनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है तो उसमें चूज फाइल आएगी, तो आपको जो भी फॉर्मेट है पीडीएफ फॉर्मेट में 100 केबी से लेकर 1500 केबी के मध्य आपको अपलोड करने हैं। अब इसमें किस प्रकार से करने हैं इसको मैं बताता हूँ आपको। तो पहला तो आपको करना है कि यानी आपका जो ये जो फर्स्ट सेक्शन है आपका मैट्रिक हाई स्कूल 10th क्लास के बाय डिफॉल्ट आएगा, यानी ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो इसमें आपका जो भी बोर्ड है, तो राजस्थान के अभ्यर्थियों के बारे में बात करें, सामान्यतः 90% अभ्यर्थियों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 10th पास किया। इसके अलावा सीबीएसई है, और इसके अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी है। जो भी आपका बोर्ड लगता है तो बोर्ड आपको फिलअप कर देना है, जैसे मोस्टली आरबीएसई आएगा। और ऐच्छिक विषय के बारे में करें तो नोट एप्लीकेबल है, क्योंकि हाल रहता है सभी के लिए, तो नोट एप्लीकेबल आ जाएगा। आपने 10वीं का पास किए वो आ जाएगा, आपके रोल नंबर आ जाएंगे। अगर अभी अभी एक सिस्टम दे रखा है फेस डिटेल, यानी जो आपके डाटा है अगर उसको फेच करेंगे तो कई कैंडिडेट के वो डाटा फेच भी हो रहा है, कई के नहीं हो रहा है। अगर आप फेच कर लेना, अगर फेच हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो आपको मैन्युअली इसको फिलअप करना है। ठीक है, परसेंटेज आ जाएगी, आपके प्राप्तांक पूर्णांक आ जाएंगे, और इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, अब वो ये तो 10वीं का हो गया, और उसके अलावा आपके संलग्न आपको लगाने हैं कि आपके संलग्न कितने हैं। जैसे 10वीं की मार्कशीट एक है, एक लगाना है। तो इसमें एक ध्यान रखना आपको कि 2010-11 के आसपास जो पहले 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स आती थी उनमें क्या होता था कि 10th क्लास का मार्कशीट अलग आता था, और इसके अलावा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता था वो अलग आता था। ठीक है, और अब जो 10-15 वर्षों में जितनी भी मार्कशीट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की जा रही है, हालांकि अदर बोर्ड्स के द्वारा भी जारी की जा रही होगी, उसका मुझे कंफर्म नहीं है, बट जारी की जा रही होगी। तो जो सर्टिफिकेट्स और अंक तालिका आती है वो एक ही आती है। ठीक है, अलग अलग नहीं आती है। तो आपका जो मार्कशीट कम प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसमें दो की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका जो एक इसमें चल जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी के दो है तो आपको दो अपलोड करने हैं, यानी आपका मार्कशीट की फोटो खींचनी है और प्लस आपका जो सर्टिफिकेट उसकी फोटो खींचनी है, फिर उसकी पीडीएफ बनानी है, यानी एक ही पीडीएफ में रहेंगे, और उसकी जो साइज रहेगी 100 केबी से लेकर 1500 केबी के मध्य, यानी आपको अपलोड करने हैं। अगर किसी के एक ही मार्कशीट में आ रहा है तो वहाँ पे एनक्लोजर एक आ जाएगा, और किसी के दो आ रहा है तो दो आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, इस प्रकार से करने हैं। इस प्रकार से आप 12वीं की आ जाएगी,
12वीं में भी अगर किसी का एक प्रमाण पत्र अलग अलग है तो 2 करने हैं, अगर किसी का एक मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक है तो 1 करना है। और इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन अगर आप 10वीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10वीं यहाँ पे फिल कर रहे हैं और अपने अदर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं तो आपको एग्जाम से कोई डिबार नहीं किया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, आप शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप शो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यूजी के बारे में बात करें, जिस कैंडिडेट ने बीए कर रखा है, बीकॉम, बीएससी है, बीटेक, एमबीबीएस और एलएलबी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको फिलअप करनी है। और किसी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है या जो जनरल व्यास से किया है, महर्षि दयानंद से किया है, मोहनलाल सुखाड़िया से किया है, या अदर स्टेट से किया है, यानी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको फिलअप करनी है। और आपकी अच्छी सब्जेक्ट बीए में क्या कह रही है, बीएससी में क्या रही है, बीकॉम में क्या रही है, और अदर आपने कोई डिग्री की उसमें क्या रही है वो बनना है। और आपका जो यूजी हुआ है किस वर्ष कंप्लीट किया है, आपके रोल नंबर कितने हैं, फेस अगर फेस डिटेल से आप क्लिक करेंगे तो देख लेना। बट इसमें फेस डिटेल नहीं हो पा रहा है, आपको मैन्युअली अपलोड करना होगा। आपने आपका जो रिजल्ट आया है वो सीजीपीए में है, ग्रेड में है, पास में है या परसेंटेज में है या रिजल्ट अवेटिंग है, जो भी स्थिति है वो आपको मेंशन करनी है, परसेंटेज करनी है, प्राप्तांक पूर्णांक करने हैं। और जो आपके एनक्लोजर है, जो मार्कशीट है, यानी तीनों वर्षों की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ठीक है। कैसे करनी है, यानी तीनों मार्कशीट की आपको जो भी आपके अगर इसमें किसी के सेमेस्टर चल रहा है तो सेमेस्टर के हिसाब से देखे, अगर आपका किसी का वार्षिक है तो वार्षिक के हिसाब से देखे आपको तीनों की पीडीएफ तैयार करवानी है। यानी 3 या 4 मार्कशीट है, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ तैयार करवा के 100 KB से लेकर 1500 KB के मध्य इसको अपलोड करना है। और जो एनक्लोजर की संख्या वो आपको 3 या 4 जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कर देनी है। अगर कोई कैंडिडेट पीजी यानी पीजी है, एमए, एमकॉम, एमएससी है, एमटेक है, जो भी है तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये पीजी तक बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे अगर किसी ने कोई बीएड शिक्षा शास्त्री कर रखी है तो इसी अकॉर्डिंग सेम ये जो फिर आपने फिलअप किया हो उसके अकॉर्डिंग करना है। और किसी ने अगर पात्रता नेट सेट गेट कर रखा है तो वो फिलअप करना है। अगर और इसके अलावा जो आपने बीए कर रखा है तो उसका जो डिग्री है वो आपको लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, इससे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका यूजी किसी के पास डिग्री है तो डिग्री लगा देना, अगर आपके पास डिग्री अभी तक नहीं आई है तो यूजी का जो सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो लगा देना, ठीक है। अगर आप लगाना नहीं चाहते तो को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपका RICAT का जो सर्टिफिकेट है, यानी यहाँ पे आपका हिंदी में फिलअप करना है, इस साइड में आपको लेफ्ट साइड में, तो आपको RICAT लगाना चाहते लगा सकते हैं। यानी यूनिवर्सिटी कौन सी है तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से किया है, अगर किसी ने अदर जगह से किया वो यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्यूटर आ जाएगी, कब किया, रोल नंबर कितने हैं। अगर फेस डिटेट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी फेस होगा नहीं तो आप मैन्युअली आपको फिलअप करना है, यानी मेंशन करना है, तो परसेंटेज करना है, पूर्णांक कितने थे, कब पास किया, ठीक है। और उसको जो भी आपका एनक्लोजर है, जैसे एक एनक्लोजर है एक लगाना है, और जो उसको आपका PDF बना के उसको चूज फाइल में जाके उसको अपलोड कर देना है। और इसके अलावा आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, जो भी कर रखा है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं, इसमें बता रखा है अभी, यानी ये जो महत्वपूर्ण नहीं है उसमें थोड़ा आगे जल्दी बढ़ेंगे। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है तो शैक्षणिक अर्हता, अगर कोई कैंडिडेट अपेयरिंग है तो यहाँ पे अपेयरिंग का कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको टिक करते हैं तो आपको पूरा विवरण देना होगा। आपका जो अटेंशन परीक्षा फॉर्म उसमें भी आपको जो संस्था प्रदान से आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, वहाँ से वेरीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर इंटर्नशिप यदि लागू हो उपाधि डिप्लोमा की तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ये इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो, मेडिकल काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल तकनीक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित, पदच्युत, ब्लैकलिस्ट, विवर्जित किया गया हो तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष में उसके कारण का उल्लेख करना है, यह महत्वपूर्ण है। यानी आप में से अगर किसी अभ्यर्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य किसी भी एजेंसी द्वारा आपको ब्लैकलिस्टेड किया गया है, डिबार किया गया है तो उसका विवरण आपको देना आवश्यक होगा। अगर आप उस तथ्य को छुपाते हैं तो आपको यानी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो भी वास्तविकता है वो आपको शो करनी होगी, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट इसमें है तो यहाँ पर टिक कर देगा, यानी इसमें शायद मिलेंगे नहीं, न के बराबर रहेंगे कोई कैंडिडेट होगा तो। अगर जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, किसी को दंडित नहीं किया गया है तो इसको आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अगर किसी को दंडित किया गया है तो यहाँ पर आपको किस विभाग की परीक्षा आती, परीक्षा का नाम आएगा, कब वर्ष, किस वर्ष आपको दंडित किया गया है, कारण आपको बताने होंगे, ठीक है। अगर जिसके ऊपर एप्लीकेबल है वही भरना, और जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, आगे बढ़ जाना है। फिर ये आपका ये आ चुका है
यानी एक्सपीरियंस डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो। ठीक है, तो इस विज्ञप्ति में पद हेतु यानी अनुभव कोई आवश्यकता नहीं है अनुभव की। ठीक है, संस्था का नाम, संस्था का पंजीयन, पंजीयक विभाग, अनुभव अवधि, विषय विवरण, तो इसको खाली छोड़ना, कुछ नहीं करना है इसको। अतिरिक्त विस्तृत सूचना है यानी नॉन गजेटेड, राजस्थान गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल और इसके अलावा मिनिस्टर एम्प्लॉय, अगर इनमें से कोई कर्मचारी हो यानी यानी कोई राजपत्रित कर्मचारी हो या राजस्थान गवर्नमेंट का हो, डिपार्टमेंट कर्मचारी हो या मंत्रालय कर्मचारी हो। ठीक है, अगर कोई कर्मचारी ऑलरेडी जॉब में है तो उसको यहाँ पे विवरण देना होगा। अगर जो जॉब में नहीं है तो उसको यहाँ पे ब्लैंक करना होगा। अगर जॉब में है तो उसको यहाँ पे पद का नाम क्या है, नियुक्ति अधिकारी का पद नाम है, विभाग कौन सा है, पद ग्रहण आपकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। ठीक है, और पद छोड़ने की दिनांक आपकी क्या है, और आपका पद जो स्थायी रूप से आप नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट थे या संस्थाई थे, वेतनमान में मूल वेतन कितना है। इसके अलावा आप अगर कोई एडिशनल सूचना और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड के बटन पर आपको क्लिक करना होगा, और जो भी एडिशनल सूचना आपके पदों की आप ऐड कर सकते हैं। यानी जो ये सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो राजकीय सेवा में है, और जो अभ्यर्थी राजकीय सेवा में नहीं है तो उनके लिए ये जो ब्लैंक है यहाँ पे कोई उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ब्लैंक की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई रेड केस में कैंडिडेट आएगा, यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से आ सकता है, स्टेट का हो सकता है, तो रेड केस में मिलेंगे। ठीक है, फिर एनओसी के बारे में बात करेंगे। अब इसमें एक समस्या ये आ रही है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको अपने पैतृक विभाग है पेरेंटल डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना जरूरी होगा। अगर आपने फॉर्म में फिलअप किया है एनओसी के, यानी अपने फॉर्म में जब आपने फोर्थ ग्रेड का फॉर्म फिलअप किया था उसमें अगर आपने गवर्नमेंट कर्मचारी आपने शो किया है तो आपको एनओसी हर हालात में जो पैतृक डिपार्टमेंट है उससे लाना होगा। अगर आप एनओसी नहीं लेके आते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन, आपका जो सत्यापन होगा उसमें कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एनओसी आपको लाना जरूरी होगा, तभी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में आपका चयन किया जाएगा। अगर आप एनओसी नहीं लेके आते हैं, डिपार्टमेंट आपको एनओसी नहीं देता है, तो आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आप विज्ञापन के अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यहाँ पूर्ण विवरण देना है। यानी इसमें से जो कैंडिडेट और एजड है उनको राजस्थान सरकार द्वारा जो छूट दे रखी है, जिस प्रावधान के तहत छूट दे रखी है, यानी एसटी वाले को कितने साल की छूट है, ओबीसी वाले को कितनी है, एससी वाले को कितनी है, महिला को कितनी है, पीएच को कितनी है, एक्स सर्विसमैन को कितनी है, विडो को कितनी है, डाइवर्स को कितनी है, जो कमीशनड एनसीसी स्पोर्ट पर्सन है एक्सेट्रा, जो भी डीओपी का रूल्स है जैसा कि इसमें आपके विज्ञापन में बता रखा है और परिनीक्षा फॉर्म है उसमें भी बता रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और ठीक है, और फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, चिन्ह प्राप्त किया हो जो कि इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक रख देना, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो जो कि इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण दे। तो यहाँ पे भी आप अगर आपने कोई पीएचडी, कोई रिसर्चर है, स्कॉलर है, अगर वो विवरण देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे इस पद के लिए। ठीक है, जैसे ही आप ये कर देंगे तो सेव नेक्स्ट करना आपको, और फिर सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो आपकी फोटोज है, ठीक है, यानी यहाँ पे तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करने होगा, नई यानी लेटेस्ट आपके जो फोटो है 2-3 महीने पुरानी वो आपको अपलोड करनी होगी। तो उसकी साइज रहेगी आपकी 50 KB से लेकर कितनी, 50 KB से लेके 100 KB के मध्य आपको अपलोड करना है। ठीक है, जेपीजी में। ठीक, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, सिग्नेचर आपको 20 KB से लेके 50 KB के मध्य आपको अपलोड करने हैं जेपीजी फाइल में। ठीक है, आपको जैसे आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं फिर पेज आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं आपको यानी आइडेंटिफिकेशन एनक्लोजर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एप्लीकेंट चेकलिस्ट पे ले जाएगा। किस पे ले जाएगा? एप्लीकेंट चेकलिस्ट पे। जो आपका परिनिरीक्षा फॉर्म है, कौन सा? परिनिरीक्षा फॉर्म। अब उसने आपने जो भी आपके योग्यता है उसके सर्वता उसके अकॉर्डिंग है कि या नहीं है तो आपको देखना है। तो इसमें जो आपका जब शैक्षणिक योग्यता का संबंध सूचना वाला फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपके ABCDE दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है, तो मोस्टली हर अभ्यर्थी को यहाँ पे सर्वथा अनुरूप रहेगा। ठीक है, और बी है, अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी या उसके बाद प्राप्त की है, तो सभी ने अनिवार्य योग्यता 10वीं थी, सभी ने पहले प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे ये यानी आपके जो लेफ्ट साइड के हैं, यानी ऐसे जो लेफ्ट साइड के हैं वो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करना होगा
और इसके अलावा यानी जो आपके 5 है, यानी ए बी सी डी ई सॉरी ABCDE 5 है, तो पांचों पे आप लोग क्लिक करेंगे इधर, ठीक है। तो तभी आपको जो ये पेज है वो नेक्स्ट आगे बढ़ने देगा। अगर इनमें से आप किसी को ब्लैंक छोड़ते हैं, इसको अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं, इनको कर देते हैं, तो भी आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो पांचों को आप यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका, यानी एप्लीकेंट चेकलिस्ट में श्रेणी वर्ग के बारे में पूछेगा। अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उससे श्रेणी में भिन्न है, तो उसी श्रेणी में है। अगर कोई कैंडिडेट भिन्न श्रेणी में है तो उस हिसाब से देख लेना। मोस्टली सभी उसी श्रेणी में होंगे, जो आपने आवेदन किया था उसी श्रेणी में आप होंगे। और अगर किसी गलती से कोई दिक्कत हो तो भिन्न श्रेणी कर सकते हो आप। और इस नेक्स्ट है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ है, आवेदन की तिथि से पूर्व है, ठीक है। आपको ये क्लिक करना है। अगर कोई बाद में आया है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, यानी आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अगर राजस्थान का मूल निवासी है, उसी को राजस्थान का जो आरक्षण का नियम लाभ दिया जाएगा। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं क्लिक करते तो आपको कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो आपको राजस्थान का मूल निवासी टिक करना है, यानी ये तीनों आपको टिक करने हैं। और नेक्स्ट आपका टीएसपी एरिया के लिए है। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू है। अगर जो टीएसपी के एरिया के कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे हाँ करना है, ठीक है। और यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जो भी अपनी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ या ना करना है। फिर नेक्स्ट आपका अनुभव आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी आपका जो पेज है वो आगे बढ़ जाएगा। फिर है नेक्स्ट महत्वपूर्ण, यानी अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि का आयु क्या है। यानी 1 जनवरी जो डाटा माना गया है वो 1 जनवरी 2026 को कितना, 1 जनवरी 2026 को कैंडिडेट के 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। लगभग एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है होगा जो 18 वर्ष का कंप्लीट नहीं हुआ होगा 1 जनवरी 26 को। तो ये क्या है कि निर्धारित तिथि का आयु है बाय डिफॉल्ट, यानी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डेट निकाल देगा। और इसमें भी ये ऑप्शन है विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि का आयु है, तो मिनिमम में आपको 18 वर्ष बनना है और मैक्सिमम आपको 40 वर्ष बनना है। ये आपको मेंशन करना जरूरी होगा। फिर नेक्स्ट है, अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों और वर्गों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधान कौन कौन से हैं। जिन अभ्यर्थियों के ऊपर ये प्रावधान एप्लीकेबल है उनको ही यहाँ पे टिक करना है। अदरवाइज जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो सामान्य अभ्यर्थी है जिन्होंने छूट का कोई लाभ नहीं लिया है, उम्र की कोई और एजड अभ्यर्थी नहीं है, तो उनको यहाँ पे ब्लैंक रखना है। कोई आवश्यकता नहीं है उनको लिए यहाँ पे फिलअप करने की। जो भी कैंडिडेट जिसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी उनको 5 वर्ग की छूट दी गई है। अगर कोई अभ्यर्थी ओवर एज है और छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करना होगा। और उसके रिगार्डिंग उसको एक जो भी प्रपत्र है वो अपलोड भी करने होंगे, आप छूट किस प्रकार से ले रहे हैं, जो भी कारण है। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिला, उसको 10 वर्ग की छूट दी गई है। कोई महिला छूट ले रही तो यहाँ टिक करेगी। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की है तो यहाँ टिक करेगी। विधवा हेम विच्छेद या विडो डिवोर्स महिला है, उनके लिए कोई अधिकतम आयु सीमा कोई सिस्टम लागू नहीं होता है। कितने भी आयु सीमा हो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ टिक कर देगी। और इसके अलावा फिर है आपका जो पीएस कैंडिडेट है निःशक्तजन है, तो निःशक्तजन में अगर कोई सामान्य कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो उसको 10 साल की छूट दी गई है, तो यहाँ टिक कर देगा अगर वो ओवरेज हो रहा है तो, ठीक है। और जिनके ऊपर अगर ये एप्लीकेबल नहीं है तो उनको यहाँ पे कोई फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ओबीसी वर्ग का है उनको 13 वर्ष की छूट दी गई है, टिक कर देगा। और एसटी एससी वाले को 15 वर्ष की छूट दी गई है, तो यहाँ पे टिक कर देगा। अगर कोई अभ्यर्थी ओवर एज्ड हो चुका है तो इस प्रावधान के अनुसार उनको टिक करना है। और जो अभ्यर्थी नॉर्मल है उनको यहाँ पे कोई टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो भी प्रावधान दे रखे जिसके ऊपर एप्लीकेबल है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ टिक कर देना है। उनको किसी से छूट दी गई है, जो भी सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यानी जिन अभ्यर्थियों के ऊपर जो एप्लीकेबल है वो इसको टिक कर सकते हैं। जैसे आप ये कर देंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपका जो पेज खुलेगा वो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का खुल जाएगा। किसका खुल जाएगा, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको अब अपलोड करने हैं, ठीक है। अपलोड पहले भी करने थे और अब भी करने हैं। अब इसमें क्रमांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेगा। फिर उसमें संलग्न अभिलेख विवरण रंगीन मूल प्रति, यानी जो रंगीन मूल प्रति है फोटोकॉपी नहीं चलेगी, विशेष ध्यान रखना आपको। जो भी आपकी रंगीन
आपके जो दस्तावेज है, चाहे वो 10वीं का मार्कशीट हो, प्रमाण पत्र हो, 12वीं का हो, यूजी हो, पीजी हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, आरएससीआरटी हो, इसके अलावा आप अपने अपने कोई अन्य कोई डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, और जो भी आपके चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे राजपत्रित अधिकारी से, स्कूल का अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र, डिग्री है, मूल निवास है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अटेंशन फॉर्म है, प्रेनिक्षा फॉर्म है, एक्सेट्रा जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सभी को आपको फिलअप करना, यहाँ पे सॉरी फिलअप भी करना जरूरी है और साथ में आपको अपलोड करना भी जरूरी है। अब आपको अपलोड किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। पहले तो आपको उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल या सेकेंडरी का 10वीं का हो गया, तो इसमें आपको रोल नंबर बनने की आवश्यकता नहीं है, रोल नंबर आप पहले वाले सेक्शन में भर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, जारी क्रमांक और दिनांक है, इशू एंड इशू डेट आपको फिलअप करनी है, जारी क्रमांक और दिनांक बनना है। तो 10वीं की मार्कशीट में जो सीरियल नंबर होता है आप कॉर्नर पे देखना, रोल नंबर के अलावा तो जो भी आपका सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और किस तारीख को आपकी मार्कशीट जारी की गई है, यानी जो रिजल्ट डेट है वो सामान्यतः जारी दिनांक मानी जाती है, वो आपको फिलअप कर देना है। और जो अगर आपका जो 10वीं का मार्कशीट में अगर प्रमाण पत्र किसी साथी के अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो वहाँ पे दो संलग्न संख्या आपको दो करनी है, एक तो मार्कशीट आ जाएगा, एक प्रमाण पत्र आ जाएगा। अगर अभी लेटेस्ट 10-12 साल से जो भी परिणाम आ रहे हैं उनमें एक ही होता है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है, संलग्न संख्या एक हो जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, यानी 100 KB से लेकर 1500 KB के मध्य आपको अपलोड करने हैं। अगर दो डॉक्यूमेंट है एक ही फाइल में, तो जैसे आपका 10वीं का और 10वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र है, तो एक PDF बना के आप दोनों को एक साथ अपलोड कर सकते हैं। यानी इसकी कंडीशन यह है कि 100 KB से 100 KB मिनिमम और 1500 KB मैक्सिमम, यानी 1.5 MB, ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। इसी प्रकार से आप 12वीं को करना है, आपके जारी दिनांक है, रोल नंबर की आवश्यकता नहीं है, यानी जो सीरियल नंबर दे रखा है वो डालना है, किस तारीख को आपका रिजल्ट आया था, यानी रिजल्ट डेट ही सामान्यतः जारी दिनांक मानी जाती है, वो मेंशन करना है। संलग्न संख्या कितनी है, एक है या दो है, इस प्रकार और अपलोड कर देना है आपको। और आपका जो यूजी के आपके जो भी दस्तावेज है, मार्कशीट है, वो अंतिम वर्ष के जो मार्कशीट का जारी डेट है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, किस तारीख को जारी की गई थी और संलग्न संख्या कितनी है। अब अगर आप यूजी कर रहे हैं, नॉर्मल BA कर रहे हैं, तो सामान्यतः वार्षिक हिसाब से 3 मार्कशीट जारी की होती है। अगर आप किसी ने सेमेस्टर के हिसाब से किया है, लेकिन सेमेस्टर तो अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी मार्कशीट है वो आपको फिलअप करनी है। यानी जो भी आपके जैसे BA में 3 मार्कशीट होती है, 3 मार्कशीट आ जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, और उनको तीनों को एक साथ आपको PDF बना के अपलोड करना है। और किसी ने MA MSc MCOM या PG कर रखा है तो सेम इसी के अकॉर्डिंग करना है। जितनी भी आपकी मार्कशीटें हैं, वो जो भी प्रमाण पत्र है, डिग्री है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो एक साथ में आपके जितने भी संलग्न है वो अपलोड कर देना। चरित्र प्रमाण पत्र है तो यहाँ अब इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो स्टार दे रखा है, यानी रेड कलर में स्टार आएगा, तो जो स्टार दे रखा है उनको भरना मेंशन है। और स्टार के अलावा जो ऑप्शनल है, आप चाहे तो उनको भर सकते हैं और आप चाहे तो उनको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो अगर आपके पास में सब चीज़ें हैं तो आप भर दें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे नॉर्मल चरित्र प्रमाण पत्र, इसको कोई बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आपका जो राजपत्रित अधिकारियों का और कॉलेज वाला चरित्र प्रमाण पत्र अलग से आएगा, उसको देखेंगे। और यहाँ पे यह महत्वपूर्ण है, 6 नंबर का सीरियल नंबर का पॉइंट है, अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, यानी जो ऐसे एक अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में ऑलरेडी कार्यरत है, चाहे स्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से, तो उनको वो अपने पैतृक डिपार्टमेंट से NOC लाना जरूरी होगा। और NOC किस तारीख को जारी की गई है, डेट क्या है और कितनी संख्या में, एक संबंध एक संख्या में रहेगी, और उसको अपलोड करना होगा आपको ना, ये विशेष महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र है। मूल निवास प्रमाण पत्र कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको अपलोड करें, लेकिन आपको जो DV होगा उसमें चेक किया जाएगा, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यानी जो स्टार नहीं लगा रखे हैं वो ऑप्शनल है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र में आप जो आपका जारी क्रमांक कितना है, किस तारीख को जारी किया गया है, तो सामान्यतः संख्या एक ही होगी, एक ही मूल प्रमाण पत्र होता है। अब इसमें एक ऑप्शन आएगा कि जैसे आप मूल प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे तो उसमें फेच आएगा। अगर आपका लेटेस्ट डिजिटल बना हुआ है 3-4 साल पहले का, तो वो फेच ऑटोमेटिक कर लेगा, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट का फेच नहीं होता है या पुराना है तो उसको कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार फेच करें। फेच करने के बाद अगर नहीं होता है तो वो फेच का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा, और आपका जो चूज फाइल है वो ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जो भी आपने आपकी जो PDF है अपलोड करनी है, तो PDF बना के आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जाति प्रमाण पत्र की सेम प्रोसेस अपनानी है, जो भी आपका जारी क्रमांक है, डेट है, संलग्न संख्या कितनी है, तो एक ही होगी। और उस प्रकार से इसमें फेच का ऑप्शन आएगा। अगर आप फेच हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर फेच नहीं होता है तो आपको मैन्युअली अपलोड करना होगा। फिर आते हैं महत्वपूर्ण अटेंशन फॉर्म के बारे में।
अब देखिए अब कई अभ्यर्थियों के सामने फॉर्म कंफ्यूजन है कि अटेंशन फॉर्म भी अपलोड करना है, तो बिल्कुल आपको अटेंशन फॉर्म अपलोड करना जरूरी है, यानी ये ऑप्शनल नहीं है, जो स्टार बता रखा है उसमें आपको अपलोड करना अति आवश्यक है। अब अटेंशन फॉर्म में जैसा कि इसमें पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं, प्रेनिक्षा फॉर्म प्लस आपका जो अटेंशन फॉर्म है यानी 2, यानी कुल आपका ये 7 प्रतियों में रहेगा आपका प्रेनिक्षा फॉर्म, और इसके अटेंशन फॉर्म आपका 2 प्रतियों में रहेगा, सॉरी 2 पेज में रहेगा, तो कुल 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 आपको बनाने हैं, 2 प्रतियों में तो 18 हो जाएंगे, ठीक है, 18 पेज आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। हालांकि कई अभ्यर्थी 9 भी कर रहे हैं, लेकिन आप 18 करना चाहिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक कॉमन पीडीएफ बना लेना, यानी 100 KB से लेकर 1500 KB के मध्य बन जाएगी। तो आप जो भी आपके दोनों प्रतिलिपि हैं उनको एक साथ अपलोड भी कर सकते हैं। अटेंशन फॉरम में यहाँ पे कोई जारी करवाने में कोई आवश्यकता नहीं है, 0 0 लिख सकते हैं, और किस तारीख को आपने अटेंशन फॉरम जो गजटेड से आपने साइन करवाए हैं या आपने जो तारीख मेंशन की है वो तारीख मेंशन कर देना। और यहाँ पे एनक्लोजों की संख्या कितनी है, यानी आप 9 पेज अपलोड कर रहे हैं या दोनों प्रतियां कर रहे हैं, हालांकि 9 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 18 दोनों भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 18 जो भी स्थिति है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे अपलोड कर देना आपको। और यहाँ 2.5 लाख आय का प्रमाण पत्र है, यह ऑप्शनल है, अगर आप अपने फोन में 2.5 लाख से कम आय शो की है तो आप लगा सकते हैं, और की भी है, अगर आप नहीं लगाना चाह रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शनल है। फिर डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, जो भी डिप्लोमा आपका पॉलिटेक्निकल हो, DLED हो, एक्सेट्रा जो डिप्लोमा है वो आपको यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। जारी क्रमांक आपका मार्कशीट है, प्रमाण पत्र वो आ जाएगा, किस तारीख को जारी किया गया है, कितने एनक्लोज है, यानी कितनी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और आपको अपलोड कर देना है। और इसके अलावा जो स्पोर्ट पर्सन है, यानी स्पोर्ट पर्सन कोटे वाले हैं, तो उनको सर्टिफिकेट अपलोड करने हेतु जो अपना सर्टिफिकेट है वो कब जारी किया गया था, सीरियल नंबर क्या है, कितनी उनकी एनक्लोज की संख्या है, और फाइल चूजन है, यानी जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और ये महत्वपूर्ण है, यानी आपका स्टार दे रखा है, जो स्टार दे रखे हैं उनको तो आपको मेंशन करना है जरूरी है, अगर आप इनको मेंशन नहीं करते हैं या अपलोड नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट्स को तो आपको सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हस्तलिखित जो आपके प्रपत्र दे रखे हैं उनमें आपको अपनी हैंड राइटिंग में आपका जो भी हिंदी में और इंग्लिश का जो हैंड राइटिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फिलअप करके और उसको अपलोड करना है, आपका उसमें हिंदी में साइन भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। तो इसमें हस्तलिखित में जो आपका ये जारी क्रमांक में यहाँ पे 0 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। किस तारीख को आपने हस्तलिखित बनाया है, आजकल में बनाया है, जो भी स्थिति है उसको अकॉर्डिंग कर दो, संलग्न संख्या 1 आ जाएगी, और उसका हैंड रिटन परफॉर्म उसको अपलोड कर देना है। और ये शपथ पत्र महत्वपूर्ण है, यानी ये स्टार दे रखा है तो ये भी अपलोड करना आपको जरूरी है। जो भी आपके शपथ पत्र है, शपथ पत्र बोले तो आपके संविधान का शपथ पत्र है, इसके अलावा स्मोकिंग शपथ पत्र है, आपके सामान्य शपथ पत्र है, इसके अलावा विवाहित शपथ पत्र है, परित्यक्ता का है, डिवोर्स का है, यानी जिस कैंडिडेट के ऊपर जो भी एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग जो एफिडेविट बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। और इसके अलावा किसी अभ्यर्थी को अन्य कारण से कोई शपथ पत्र देना है, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, माता पिता के नाम में दिक्कत है, एक्सेट्रा जो भी रीजन है, वो जो भी आपके शपथ पत्र है सभी को यहाँ पे जारी में तो आप 0 0 कर देंगे, जिस तारीख को आप बनाया है उसको तारीख मेंशन हो जाएगी। और जितने भी एनक्लोज लगा रहे हैं आपके 4 प्रतियों में, 5 में, 6 में, जितने शपथ पत्र है जो भी प्रतियां वो आपको मेंशन कर देनी है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। और इसके अलावा जाति शपथ पत्र है, EWS OBC MBC के लिए जो वेबसाइट पे दे रखा है, जो भी शपथ पत्र है उसके अकॉर्डिंग, EWS अभ्यर्थी OBC MBC है उनका जो क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल वो जो भी इनकम का होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो शपथ पत्र है, यानी मेंशन अनिवार्य नहीं है बट आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, ये कैंडिडेट के सामने 16 नंबर का पॉइंट, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है कि बच्चों का घोषणा पत्र देना, ये स्टार बता रखा है तो ये आपको मेंशन करना जरूरी है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि इसमें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बच्चों का घोषणा पत्र है वो सिर्फ विवाहित अभ्यर्थियों को देना चाहिए, लेकिन जो अनमेरिड व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये मांग रहा है, ठीक है, तो आपको अनावश्यक चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परफॉर्मा संतान संबंधी घोषणा पत्र का दे रखा है वही परफॉर्मा आपको सामान्य कागज पर अपलोड करना है, उसमें कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, जो भी उसमें जो फिलअप करना फिलअप कर देना, और बच्चों की संख्या में 1 जून 2002 या 1 जून 2002 के बाद आपके बच्चे हैं कितने हैं तो आपको नील नील कर देना है, किसी में सभी में आपको क्रॉस कर देना, नील कर देना, और नीचे आपके साइन करने हैं, और जो राजपत्रित अधिकारी से उसको आपको प्रमाणित करवाना है, ठीक है। यानी जो अनमेरिड है तो उनको वहाँ पे पूरे में नील करना है और राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना है, और जो मेरिड है खैर उनको मेरिड है, ठीक है, और मेरिड अभ्यर्थी है अगर उनके बच्चे हैं तो जो भी स्थिति है उस अकॉर्डिंग फिलअप करना है, और जो मेरिड अभ्यर्थी है उनके अगर बच्चे नहीं है तो उनको भी नील कर देना और राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना है। यानी ये विवाहित और अविवाहित दोनों अभ्यर्थियों को ये फिलअप करना और अपलोड करना जरूरी है, ठीक है। 16 नंबर का है, बच्चों का घोषणा पत्र है, वो जारी क्रमांक में हमें 0 0 लिख दो, और जो जिस तारीख आपने साइन करवाया राजपत्र से वो डेट आ जाएगी, और
कितनी संख्या में, तो सामान्यतः एक ही होता है ये प्रपत्र, और इसको आपको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण है, या 17वें नंबर का भी स्टार लगा हुआ है, तो ये भी आपको अपलोड करना जरूरी है। दहेज व धूम्रपान के लिए शपथ पत्र आपको देना है, तो दहेज के लिए जो आपने स्टाम्प 50 रुपये का बनाया था वो आपको अपलोड करना है। उसके अलावा जो धूम्रपान का आप जो सामान्य आपका सामने कागज़ पे दे रखा है वो आपको भर के इन दोनों को एक साथ अपलोड करना है। और जारी क्रमांक में आप 00 लिख दो, कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तारीख से आपने साइन किए हैं वो तारीख यहाँ मेंशन कर देना है। और जो भी संख्या में है, यानी आपका धूम्रपान 1 में है, वो दहेज का अगर 1 पेज में होगा, जहाँ तक जो भी पेज है वो 2 या 3 है, उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर देना और उसको अपलोड कर देना। और ये फिर नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण, यानी जो स्टार दे रखे हैं उनको फिलअप करना जरूरी है, और जो स्टार नहीं दे रखे हैं उनको फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा दो अलग अलग यानी दो गजेटेड ऑफिसर से अलग अलग आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जारी का आपको 00 लिख देना, कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तारीख से आपने साइन करवाई वो आ जाएगी, और यहाँ पे 2 संलग्न संख्या आ जाएगी, क्योंकि 2 राष्ट्रपति अधिकारियों का अलग अलग है, और इनको एक PDF बना के इनको अपलोड कर देना है। और अंतिम ये भी महत्वपूर्ण है, यानी जो स्टार लग रहा है महत्वपूर्ण है, ये अपलोड करना जरूरी है। अंतिम संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र है, अंतिम संस्थान द्वारा आपने जो भी प्रमाण पत्र बनवाया है वो जारी, उसका जारी क्रमांक आ जाएगा, किस तारीख को जारी किया आ जाएगा, और उसकी साधारण संख्या कितनी एक ही होती है, और उसको अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है, धोखाधड़ी घोषणा शपथ पत्र है, ये कोई काम का नहीं है। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है तो घोषणा पत्र देना चाहता है वो दे सकता है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र है, तो इस भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, स्टार नहीं है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको देना जरूरी नहीं है। आयु में छूट का प्रमाण पत्र है, हालांकि मेंशन नहीं है, बट आपको आयु में छूट का प्रमाण पत्र है, जो आयु की छूट ले रहा है तो उसको प्रमाण पत्र देना जरूरी है। यानी देना जरूरी नहीं है, अच्छी का, अगर देना चाहे दे सकते हैं। अन्य प्रमाण पत्र है, अगर वो अन्य प्रमाण पत्र को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी आपका जो RC हो गया, कोई अन्य हो गया। ठीक है, हालांकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब इतना होते ही आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, यानी लास्ट स्टेज पे अभी फॉर्म आपको लेके जा रहा है। जैसे अटेंशन फॉर्म पे आएंगे, आपके किस पे आएंगे, अटेंशन फॉर्म पे, तो अटेंशन फॉर्म परीक्षा फॉर्म तो आपको ऑफलाइन तो भर के 2 प्रतियों तैयार रखने हैं, उनको अपलोड भी करवाने हैं, जैसा कि कर चुके हैं। अब आपको ऑनलाइन भी अटेंशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन अटेंशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका पंक्ति आ जाएगी, यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका विलेज है, आपके जो भी गली स्टेट जो भी है, पोस्ट है, तहसील है, और आपका स्टेट चुनना है आपको, और आपका जिला चुनना है, जो भी आपका शहर है वो चुनना है, पिन कोड चुनना है, और आपके जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे आपको फिलअप करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में एक सूचना आ रहा है, सूचना इसमें आ रही है कि इफ ओरिजिनली ये रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश स्टिल ईस्ट पाकिस्तान द एड्रेस इन द कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। ठीक है, तो ये अगर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है तो उसको फिलअप करना है, अदरवाइज फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका इसमें बता रखा है कि पर्टिकुलर्स ऑफ पैलेसेज विथ पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फ्रॉम मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, यानी आप 5 वर्षों में एक साल से अधिक जहाँ पे रह रहे हैं तो उसका आपको मेंशन करना है। इन केस ऑफ स्टे अबॉर्ड, यानी अगर आप विदेश में रह रहे हैं या अपने स्टे किया है, जैसे पाकिस्तान है, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल पैलेसेज वेयर यू हैव डिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर आफ्टर टेंडिंग द एज 21 ईयर शुड बी गिवन। ठीक है, तो पिछले 5 वर्षों में 1 साल से अधिक आप कहीं जहाँ भी रह रहे हैं तो आपको वो मेंशन करना है, यानी कब से लेके कब तक और कब से लेके कब तक, और जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट है, आपको फैमिली डिटेल्स फिलअप करनी है, यानी जो आपने अटेंशन फॉर्म फिलअप किया था वो सेम यहाँ पे आ रहा है, यानी लगभग 99% सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, तो उसको देख के आप फिलअप कर सकते हैं। फैमिली डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, यानी फादर्स और मदर आपके लिए कंपलसरी है, इनकी डिटेल आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अलावा जो वाइफ हस्बैंड की कोई करना चाहिए या ब्रदर की या सिस्टर की करना चाहिए तो कर सकता है, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। फादर के बारे में आपको बताना होगा, फादर का फुल नाम आएगा, उसकी नेशनलिटी या राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन है, स्वाभाविक है, और उसका डेट ऑफ पैलेस यानी कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, आप गांव में हुआ, सिटी में हुआ, जो भी नाम है वो आ जाएगा। और अगर आपके जो फादर है उनका ऑक्यूपेशन यानी उनका प्रोफेशनल क्या है, खेती करते हैं, बिजनेसमैन है, सर्विस में है, वॉट एवर जो भी है वो आ जाएगा। और उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, और उनका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, एंड
परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो सेम आ जाएंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग आ जाएंगे। इस तरीके से मदर का आपको करना है, मदर नेम आ जाएगा, राष्ट्रीयता आपकी इंडियन रहेगी यानी बाय डिफॉल्ट आएगा ये। और उनका जो प्रोफेशनल है, एग्रीकल्चर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, वो आपको फिलअप करना है। और उनका जो प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो भी एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप कर देना है, यानी ये बाय डिफॉल्ट नहीं रहेंगे, आपको फिलअप करने होंगे। फिर नेक्स्ट आएगा एन इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड अबाउट सन्स एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडीइंग या लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। अगर जो अभ्यर्थी है उनके अगर कोई पुत्र या पुत्री है जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका विवरण आपको देना है। तो जो भी नेम है, नेशनलिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ है, कंट्री किस कंट्री में पढ़ रहे हैं, और लिविंग इन द कंट्री मेंशन्ड इन द प्रीवियस कॉलम में है, जो भी स्थिति है वो आ जाएगी। लेकिन ये लगता नहीं है कि जो अभ्यर्थी फोर्थ ग्रेड की भर्ती परीक्षा दे रहा है, अगर उसके पास इतना पैसा होता, अगर सब कुछ होता तो ये फोर्थ ग्रेड की भर्ती परीक्षा उसको देने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है तो भर देना, बट लगता नहीं है किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। अगर इतना पैसा होता बच्चों को इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूएस में पढ़ाते तो ये फोर्थ ग्रेड की एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं थी। फिर नेक्स्ट आपका ओवन डिटेल्स है, यानी स्वयं की डिटेल आपको फिलअप करनी है। आधार कार्ड आपको फिलअप करना है, यानी मैन्युअली फिलअप करना होगा आपको। आपकी नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, यानी जो स्टार दे रखे हैं ये कंपलसरी है। डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, ठीक है, यानी ये आपको मैन्युअली फिलअप करना है। और प्रेजेंट एज ऑफ ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म, यानी जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट एज क्या है तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। 10वीं आपने कब पास की थी, 10वीं पास की थी, यानी जो आपका 10वीं पास करने का मतलब है कि जो आपका रिजल्ट आया था 10th क्लास का, उससे आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। तो उस समय आप कितने वर्ष के थे, जैसा कि आपने अटेंशन फॉर्म में फिलअप कर रखा है उसको सेम कॉपी कर देना है। पैलेस ऑफ बर्थ आपका पैलेस कहाँ पे हुआ था, गांव में हुआ था, गांव का नाम है, शहर में हुआ तो शहर का नाम आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। और डोमिसाइल डिटेल्स आ जाएगी, यानी बोनाफाइड आ जाएगा, अपने स्थायी आदिवासी कहाँ के हैं, तो इसमें आपका राज्य आ जाएगा, यानी मोस्टली सभी राजस्थान से होंगे। अगर कोई बाहर का तो बाहर का आ जाएगा, अगर बाहरी आया तो उसको आरक्षित वर्ग का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसका जिला आ जाएगा। और स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट टू विच योर फादर्स ओरिजिनली बिलोंग, यानी आपके पिताजी का राज्य और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अगर आपके पिताजी राजस्थान से बिलोंग करते तो भी आपको आरक्षित वर्ग का लाभ दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, ये जो भी आपका राजस्थान है, जिला आ जाएगा। अगर कोई बाहर का है तो उसका स्टेट आएगा, जिला आ जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में भी जो किस जिले से बिलोंग करते हैं, अपने 41 जिले हैं तो उसके अकॉर्डिंग जिले आपको फिलअप करना है। फिर आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एक्सेट्रा जो भी है वो आपको फिलअप करने हैं। नेक्स्ट है, यानी जो आपका प्रेडिक्शन फॉर्म के बाद में जो आपने अटेंशन फॉर्म भरा था, यानी सेम उसकी कॉपी आ रही है, लगभग 99% वही चीज़ आपको फिलअप करनी है उसको देख के। तो आर यू ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी आप SC या ST के सदस्य हैं। अगर आप इनमें से दोनों के सदस्य हैं, किसी के भी, चाहे ST को चाहे SC को, तो यस करना, आपको क्या करना है, यस करना है। और बाद में आपको राजस्थान भी बनना है, ठीक है। यानी अगर आप राजस्थान से संबंधित है तो ही आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा ST SC में। तो जैसे आप फॉर्म में फिलअप करेंगे, यस करेंगे, तो यहाँ पे यस करते हैं आपको राजस्थान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ओपन नहीं हो पा रहा है। तो यस करते ही आपको ये काम आपका हो जाएगा, राजस्थान बनने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा राजस्थान का। फिर नेक्स्ट आपका जो आपने अटेंशन फॉर्म में अपनी क्वालिफिकेशन भरी थी वो आपको पुनः यहाँ पे बननी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोविंग पैलेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज 15 ईयर्स, यानी आपने 15 वर्ष की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको फिलअप करनी है। आपने जो भी कर रखा है, अपने कक्षा 1 से लेके 5, 8, 10, 12, 15, यानी ग्रेजुएशन जो भी है तो आपको फिलअप कर देनी है। आपने 5वीं कहाँ से की, 8वीं कहाँ से की, 10वीं कहाँ से की, 12वीं ग्रेजुएशन की, जो भी स्कूल का नाम, यानी आपका उसमें स्कूल का नाम आ जाएगा, क्या जाएगा, यानी आपका स्कूल का नाम आ जाएगा, और फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। जो जिस भी स्कूल से आपने पास किया उसका एड्रेस आ जाएगा, और जिस जिले से किया आ जाएगा उसका पिन कोड आ जाएगा, आपका एडिशन कब हुआ था, और आपने वहाँ से TC या आप पास आउट कब हुए थे, जो भी क्लास है वो आ जाएगी। और क्लास का विवरण आ जाएगा, यानी कब से लेकर कौन सी, यानी इस अवधि में आप कौन सी क्लास में पास आउट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आ जाएगा आपका आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड इन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और क्यूसी गवर्नमेंट, यानी अधिशासकीय बॉडी और एन ऑटोनोमस स्वायत्तशासी संस्था, और ये पब्लिक अंडरटेकिंग, और ये प्राइवेट फर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी इनमें से आप अगर किसी भी
स्थायी रूप से नियोजक रहे हैं, यानी आप राज्य सेवा में रहे हैं, स्टेट सेवा में रहे हैं, या आधे की सेवा में रहे हैं, या स्वायत्त संस्थाओं या पब्लिक अंडरटेकिंग निगम में अगर आपने कोई कार्य किया है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, ऐसे कम ही अभ्यर्थी मिलेंगे। अगर जो अभ्यर्थी जॉब में है तो उनको बताना होगा यहाँ पे, यानी कब से लेकर कब तक जो भी आपने नौकरियां की है वो विवरण डालना होगा। डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट हेल्ड, यानी जो भी आपकी पोस्ट है उसका विवरण देना है, और जो भी उसके वर्क चार्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क बताना है। फुल एड्रेस, आप जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस है वो बताना है। रीजन ऑफ लिविंग प्रीवियस सर्विस, यानी जो आपकी प्रीवियस सर्विस है वो आप किस प्रकार से छोड़े, क्या कारण रहा है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है उनको यहाँ पे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिनके ऊपर एप्लीकेबल है वो उनको यहाँ पे मेंशन करना है। तो कम ही अभ्यर्थी मिलेंगे ऐसे। नेक्स्ट है, if the previous employment was under the government of India, state government undertaking, or not controlled by the government of India or state government and autonomous body, university, local body, if you had left service on giving notice as provided in relevant rules or were any disciplinary proceeding, यानी आपको इनमें से जो भी उपरोक्त जो भी देर की राज्य सेवा, इसके अलावा केंद्र सरकार की अंडरटेकिंग, ऑटोनमस बॉडी में कभी आपको दंडित किया गया है या अनुशासनात्मक आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, तब वो विवरण आपको देना होगा। ठीक है, अगर किसी के ऊपर किया गया है तो आपको देना होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट देर का है वो स्टार स्टार वाले देर के हैं, तो आपको ये फिलअप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें, अगर आपके ऊपर कभी एफआईआर दर्ज हुई है, ठीक है, चाहे वो आपका निर्णय हो चुका हो चाहे उसमें आप दोषी हो या नहीं हो, जो भी स्थिति है, अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है तो आपको यस बताना होगा। अगर आपके ऊपर कभी भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, अगर आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, जो भी स्थिति है, हालांकि मोस्टली 99% अभ्यर्थियों के यहाँ पे नो ही आएगा। जो भी स्थिति आपको, अगर आप कभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो नो करना है, कभी गिरफ्तार हो चुके हैं तो आपको यस करना है। हैव यू एवर बिन प्रोस्टिक्यूटेड, ठीक है, जो भी स्थिति है, अगर हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है, मोस्टली नो ही रहेगा। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, जो भी स्थिति है, अगर आपको किया गया है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, मोस्टली नो ही रहेगा। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, तो नो आ जाएगा लगभग सभी के। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोर्ट लॉ से आपको जुर्माना दिया गया है तो आपको यस करना है, नहीं दिया है तो आपको नो करना है, नो ही रहेगा सभी के। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंसेस, यानी कोर्ट द्वारा किसी भी ऑफेंसेस में आपको सजा दी गई है तो आपको बताना है, अगर दी गई तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जाम, यानी किसी भी भर्ती परीक्षा से अगर आपको डिबार्ड किया गया है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसके अलावा हैव यू एवर बीन डिबार्ड डिस्क्वालीफाइड एनी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, ठीक है, या स्टडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर आपको डिबार्ड किया गया है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, मोस्टली नो ही रहेगा। नेक्स्ट है, इज एनी केस पेंडिंग, अगर आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, न्यायालय में प्रकरण कोई चल रहा है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेक्स्ट है, इफ एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी, यानी किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, तो 99% अभ्यर्थियों के नो ही रहेगा, तो डायरेक्ट आप नो कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई इनमें से, जैसा कि बात कर चुके हैं, आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको यस करना होगा। वो लास्ट है आपका, whether discharged, expelled या withdrawn from any training institution under the government of otherwise, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको डिस्चार्ज किया गया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यहाँ पे 99% के नो ही रहेगा, यस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अभ्यर्थी मुश्किल मिलेंगे। और नेक्स्ट है, अगर इनमें से यप करते हैं, अगर आप में इनमें से जो भी पैरा दे रखा है, इनमें से अगर आप यस करते हैं तो जो उनकी जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। क्या देनी होगी, यानी डिटेल्स, अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या किसी को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है, जुर्माना दिया गया है, या किसी अभ्यर्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग या भर्ती एजेंसी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड राजस्थान का या अन्य भर्ती एजेंसी के माध्यम से उसको डिबार किया गया है, भर्ती परीक्षा से बाहर किया गया है, तो उसका विवरण, यानी जो भी कारण है, अगर आप यस करते हैं तो जो भी कारण है वो कारण आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा डिटेल में। ठीक है, पर नेक्स्ट है, प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस अटेंशन फॉर्म, अटेंशन फॉर्म में जो भी वार्निंग देगी वो आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है, स्पेसिफिक आंसर टू ईच द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्रिंग
आउट यस और नो एज द केस में बी, जो भी स्थिति है आपको यस आपके ऊपर तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। नेक्स्ट है, अब इसमें लास्ट आ जाएगा नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्संस ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन, यानी आपका जो स्थानीय व्यक्ति आपको जानते हैं उनसे आपको साइन करवाने हैं, यानी उस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आ जाएगा और ये एक तो फर्स्ट कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और इधर सेकंड कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। दो कैंडिडेट को जो यानी जो आपको स्वतंत्र रूप से जानते हैं या वो स्थानीय आदमी हो तो उनको उनका यहाँ पे नाम मेंशन करना जरूरी होगा। और जो अटेंशन फॉर्म आपने जो ऑफलाइन फिलअप किया था उसमें भी आपको नाम लिखना है, उसका एड्रेस भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर देंगे। अब इतनी प्रोसेस आपको करनी होगी, यानी आपको ऑफलाइन भी पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं और साथ में आपको ऑनलाइन फिल भी करना है। एंड ऑनलाइन में तो आपकी बेसिक डिटेल बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, उसके अलावा जो आपकी प्रीनिक्शा फॉर्म में जो भी आपने जानकारी भरी है लगभग सेम उसमें आ जाएगी, वो आपको फिलअप करना है। फिर अटेंशन फॉर्म में भी आपके सेम आ जाएगी और जितने भी आपके शपथ पत्र है, डॉक्यूमेंट्स है, सामान्य कागज पे हैं, यानी जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सभी आपको अटैच करने हैं और अटैच करने के बाद में उनको अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, और जो भी संलग्न संख्या है, आपके रोल नंबर है, जारी दिनांक है, परसेंटेज है, एक्सेट्रा जो भी मांगा गया है वो उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। तो आप जो भी अभ्यर्थी है तो आपको फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई मित्र पे आप जाएंगे, साइबर कैफे पे जाएंगे, सभी वो ई मित्र वाले सब जानते हैं। तो आपको तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट होने से पहले प्रीव्यू आपको दिखाएंगे, तो प्रीव्यू आपको अच्छी तरह से देखना है। जो भी उसमें अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप एडिट करवा सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद में एडिट का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे यहाँ तक की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स, फिर आपको यानी प्रीव्यू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? प्रीव्यू। प्रीव्यू में जो भी आपको अगर कोई एडिट करना है आपको अच्छी तरह से देखना है। एक बार सबमिट करने के बाद में कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी समस्त अभ्यर्थी की रहेगी। हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर कोई गलती रह भी जाती है, बाय द वे कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाद में सबक पता लग जाता है, उस किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन बाहर नहीं किया जाएगा। अब ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस करनी है, ये काम होते ही प्रीव्यू देखते ही आपको फाइनल सबमिट पे जाना है। किस में जाना है? सबमिट पे जाना है। सबमिट कर देंगे, सबमिट पे जाते ही आपको फीस का भुगतान करना होगा। क्या करना होगा? यानी आपको पैसा देना होगा। अब पैसा कितना लगेगा? यानी 100 रुपये तो आपका चार्ज लगेगा, और ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपना 11 रुपये गेटवे चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? यानी गेटवे चार्ज लगेगा, यानी राजस्थान सरकार का एक तरह से टैक्स मान सकते हैं, मतलब टैक्स मान सकते हैं। तो आपको 111 रुपये पे करना है। कितना करना है? 111 रुपये पे करना है। अब वो उसमें प्रोसेस आएगा कि आप किस प्रकार से फीस का भुगतान करना चाहते हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, एग्रीगेटर के रूप में कर रहे हैं, या क्यूआर या यूपीआई कोड के माध्यम से कर रहे हैं, जो भी स्थिति है। ई मित्र वाला अगर ई मित्र से करवा रहे हैं तो ई मित्र वाला ऑटोमेटिक पेमेंट काट देगा अपने अकाउंट से। अगर आप खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपने पीसी से तो आप अपना जो भी अकाउंट है, क्यूआर कोड है या यूपीआई है, उसके माध्यम से पेमेंट कटवा सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कटवाएंगे। पेमेंट करते ही थोड़ी देर में आपको वेट करना है। जो भी पेज है, पेज को आपको बंद नहीं करना है, क्लोज पेज को नहीं करना है, उसको चालू रखना है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पेमेंट सक्सेस होते ही तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यानी ऐसे आपको एक स्लिप मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? स्लिप मिल जाएगी, जिसमें पेमेंट स्टेटस में सक्सेस आएगा, रिसिप्ट नंबर आ जाएगी, पेमेंट डेट आ जाएगा, एप्लीकेशन फीस कितनी रही है आपकी, 100 रुपये रही है, और टोटल पेड फीस रही है, जो भी एक्स्ट्रा सर चार्जेज हैं एंड जो भी टैक्स है वो लगाने के बाद में 110 रुपया आ जाएगी। और पेमेंट गेटवे ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी डिफरेंटली, यानी जो पीएच अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके ऊपर जो भी है तो ये यस आ जाएगा। अगर वो पीएच कोई कैंडिडेट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। जेंडर आ जाएगा, मेल हो फीमेल हो, मैरिटल स्टेटस आएगी, विवाहित अविवाहित, आपका जो डोमिसाइल अधिवास कहाँ है, कौन सा राज्य है, राजस्थान आ जाएगा या अदर स्टेट आ जाएगा। रिक्रूटमेंट नेम आ जाएगा, एंड फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 आ जाएगी, अप्लाइड पोस्ट आपका 2024 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये सैलरी स्लिप आपको दिखाई देगी। और इसके अलावा आपको जो डिटेल्ड स्क्रूटनिंग फॉर्म है वो भी आपको डाउनलोड करना है। वो 9 प्रतियों में डाउनलोड, यानी 9 पेजों में वो लगभग डाउनलोड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यानी इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो जैसे आप सबमिट कर देंगे फाइनल तो रसीद तो आपकी इस प्रकार से आएगी, और इसके अलावा जो आपका जो डिटेल्ड फॉर्म आएगा वो किस प्रकार से आएगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताना, आपकी क्यूरीज का तुरंत समाधान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई अभ्यर्थी मुझे मेरे से कमेंट करना चाहता है तो हालांकि मैंने नंबर नोट करवा दिए हैं, पुनः मैं करवा देता हूँ कि किसी कैंडिडेट को कोई क्यूरीज हो तो मुझे इन नंबरों पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 9606
2306391, ठीक है, 9602306391 पर आप कॉल करके आपकी जो भी क्यूरीज है मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।